नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम धामी ने देहरादून में रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। लोगों ने पीएम मोदी और सीएम धामी के पोस्टर हाथ में लेकर जमकर लगाए नारे। सीएम ने भी लोगों पर फूल वर्षा की, जिसके बाद सीएम देहरादून में आयोजित विशाल बहुउद्देश्य शिविर में शामिल हुए। बता दें कि ये खास आयोजन धामी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आयोजित हुआ। सीएम धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में सभी विभागों में स्टॉल लगाए। तो मैं आपको बताते चले, सीएम धामी ने किया देहरादून में ये रोड शो, जहां ये बहुउद्देश्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत भी की। साथ ही वहां पहुंच आपको बताते चले उन्होंने बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया। सभी आपको बताते चले कि सीएम धामी ने यहां पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और शिविर में सभी विभागों के लोग शामिल रहे। साथ ही उन्होंने सीएम धामी ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की शुभकामनाओं से, समर्थन से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने लगभग सभी योजनाओं को जागरूकता अभियान चलाकर आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि प्रदेशवासियों को घर बैठे ही हमारी जितनी योजनाएं हैं, समाज के अंतिम छोर में, प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ मिले, हर जरूरतमंद को सहायता मिले। इस क्रम में हमने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून के साथ ही पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और विकासखंड स्तरों पर, ब्लॉक स्तरों पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और इन शिविरों में एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ मौके पर ही उनके आवेदन लेकर, संशोधन करवाकर या कहीं पर आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है उन समस्याओं का निस्तारण आदि की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 22 मार्च से ये सप्ताह सेवा, सुशासन और विकास का सेवा सप्ताह प्रारंभ हुआ और 30 तारीख तक चलने वाला है। पूरे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति ने, नौजवानों ने, बड़े बुजुर्गों ने और हर वर्ग के व्यक्ति ने जिस प्रकार से इन शिविरों में अपनी सहभागिता की है, मैं सच बता रहा हूं, उनका आशीर्वाद हमें और शक्ति दे रहा है और ऊर्जा दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए लगातार हमको प्रेरित कर रहा है। भाइयों बहनों, इन शिविरों में जहां एक और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन और नंदा गौरव योजना जैसी अनेक योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। वहीं राशन कार्ड और आधार कार्ड में संशोधन, संपत्तियों के नामांतरण एवं भूलेख और प्रमाण पत्र संबंधी महत्वपूर्ण सेवाएं भी दी जा रही है। आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आज मैं मसूरी विधानसभा कहूं, देहरादून के आसपास के क्षेत्रों के लोगों को कहूं कि आपकी इतनी बड़ी संख्या देखकर मेरा विश्वास और प्रगाढ़ हो गया है कि जिस उद्देश्यों के साथ हमने इन शिविरों का आयोजन करने का फैसला किया था, हम उन उद्देश्यों की पूर्ति में सफल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं उस कालखंड की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक समय देश में जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि वो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों को केवल 15 पैसे पहुंचता है, यानी कि 85 पैसा यानी 85% धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने के बाद सबसे पहले उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने डीबीटी की शुरुआत की और अब इन योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। यानी कि अगर 100 रुपए भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया सीधे उस लाभार्थी के जरूरतमंद के खाते में पहुंचता है। एक पैसे की भी कोई कटौती नहीं हो सकती है, एक पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को दे रही है। अभी एक दिन पहले हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 172 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमारी बहन और बेटियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी सरकार सेवा, सुशासन और वही हम सुन रहे थे सीएम धामी को, जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही वहां पहुंचकर सरकार के सफलतापूर्वक 3 साल पूरे होने पर लोगों को संबोधित किया, साथ ही सरकार के कार्यों से भी लोगों को अवगत कराया। तो वहीं देहरादून विधानसभा में बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द में उत्तराखंड में पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति को हवा दी, जिससे काफी शोर मचा। राजनीतिक दलों और जनता के दबाव के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले माफी मांगी, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। राजपुर विधायक खजान दास ने कहा कि हम सभी भारत माता के संतान हैं और हमें किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। करता हूं, कार्यकर्ता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है और उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर रहा हूं। आज भी मैं विधायक हूं और विधायक के साथ साथ मैं प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया है और करते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा। तो वहीं धामी सरकार 4 धाम यात्रा को पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस बीच भागीरथ केदारनाथ मंदिर समिति ने देश विदेश की 8 भाषाओं में यात्रा ब्रोशर कैलेंडर का प्रकाशन किया है। समिति ने मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपियाल ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 धाम यात्रा की व्यापक तैयारियां चल रही है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मार्गदर्शन और सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे के निर्देशन पर हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाओं में ब्रोशर का प्रकाशन किया। वहीं ब्रोशर में तीर्थयात्रियों को उत्तराखंड 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित पंच बद्री, पंच केदार और बद्रीनाथ धाम के अधीनस्थ मंदिरों की जानकारी भी मिलेगी। साथ ही शीतकालीन यात्रा स्थलों की भी जानकारी दी गई है। आठ भाषाओं में यात्रा ब्रोशर कैलेंडर वितरित। तो वहीं प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने हरिद्वार दौरे के दौरान सिडकुल स्थित एक निजी कंपनी में आयोजित ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लिया। इस दौरान इस मौके पर उन्होंने महिलाओं और सर्टिफिकेट वितरित किए और उन्हें सशक्त बनाने के प्रति राज्य सरकार के प्रयासों को भी साझा किया। अपने संबोधन में मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बालिकाओं का सशक्तिकरण जन्म से ही होना चाहिए और ये समाज की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि वे अपनी क्षमता को पहचान सके और समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सके। हरिद्वार दौरे पर मंत्री रेखा आर्या, जहां उन्होंने महिलाओं को लेकर कई बातें, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर पर जोर दिया। एजुकेशन सेरेमनी में लिया उन्होंने भाग, जहां महिलाओं को उन्होंने सर्टिफिकेट वितरित किए। ग्रेजुएशन सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया। तो वहीं देहरादून में अब सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाने वाले लोगों की खैर नहीं होगी।
नगर निगम ने शहर के फुटपाथों पर रेडी लगाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नगर निगम शहर को 5 क्षेत्रों में बांटेगा और उन क्षेत्रों में अलग अलग टीमों के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौकों पर भी रेडी लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर आयुक्त नामिम बंसल ने कहा कि फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण करने के एक्सीडेंट का खतरा बन रहा है और जिसे देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो जेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल जेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण न होने पाए। तो वहीं हरिद्वार में गंगा संरक्षण समिति की बैठक जिला अधिकारी कमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गंगा नदी के संरक्षण और अवैध अतिक्रमण की रोकथाम को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में डीएम ने कासमावन नाले की कामा में 2 बार निरीक्षण करने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निरीक्षण रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की बात कही और यदि आवश्यकता हो तो निरीक्षण की संख्या बढ़ाने की भी सलाह दी। तो वहीं गंगा नहरों और पुलों पर कूड़ा और पूजा सामग्री फेंकने की रोकथाम के लिए फूलों पर जाली लगाने की आदेश भी दिए गए, जहां नगर निगम और एचआरडी के आपको बताते चले कि उन्होंने ये सभी निर्देश जारी किए। निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। नदी के संरक्षण को लेकर ये निर्देश, पुलों पर जाली लगाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही गंगा संरक्षण समिति की ये बैठक आयोजित, जहां आप फोटो विद रेडी लगाने पर भी कार्यवाही हुई। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीएम सविन बंसल ने गुलर घाटी खाद गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनाज की गुणवत्ता खराब पाई गई, जिसके बाद कुल कुंटल अनाज को रिजेक्ट किया गया। डीएम बंसल ने बताया कि फील्ड इंस्पेक्शन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और सार्वजनिक भरोसे की जांच है। सैंपल आयोग पाए गए कि उन्हें रिजेक्ट कर लौटाया जाएगा और गोदाम में स्टोरेज सिस्टम सुधारने के निर्देश भी दिए गए। देखिए, जो हमारे फील्ड इंस्पेक्शंस का पर्पस है वो ये रहता है कि हाँ, हमारा जितना निवेश हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा, हमारी जितनी सोशल स्कीम्स अभी ऑपरेशनल हैं, उसका जो रिटर्न्स हैं, जो लाभ हैं, वो मैक्सिमाइज हो पा रहे हैं या नहीं, जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस एक्सटेंट तक पूर्ण हो पा रहे हैं, और जो पब्लिक कनेक्ट है उसकी अभी स्ट्रेंथ क्या है, क्या ट्रस्ट है पब्लिक का गवर्नेंस पे। तो फील्ड इंस्पेक्शंस और हमारे चाहे औचक विजिट्स हों, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन है कि स्पॉट पर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो कितने सजग हैं और कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स देयर ड्यूटीज एंड टुवर्ड्स देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स। तो वहीं रुड़की में अलविदा जुम्मे की नमाज बड़े अकीदत के साथ अदा की गई। इस दौरान केंद्र सरकार ने वक्फ बिल के संशोधन और देश सरकार की अरबी मदरसों पर कार्यवाही के विरोध में रोजेदारों के काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। प्रमुख जामा मस्जिद में नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तो वहीं AIMIM प्रदेश अध्यक्ष नयर काजमी ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार तानाशाही पर उतर आई है और धार्मिक शिक्षा को छीनने की कोशिश कर रही है।
मालूम किया है कि आज हम लोगों ने जुमे की नमाज में काली पट्टी बांधकर, ये असल में हमने खामोश एहतजाज किया है, क्योंकि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये वक्फ तरमीमी बिल पास करना चाह रही है। और इस वक्फ तरमीमी बिल का माहसल और खुलासा ये है कि वो जो ज़मीनें, जो जायदादें मुसलमानों ने गरीब लोगों के लिए वक्फ की थी, दरअसल हुकूमत उस पर कब्जा करके हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाहें, उन पर कब्जा करना चाहती है। सरकार जिन नीतियों को लेकर चल रही है, केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ तरमीमी बिल लेकर आ रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर जो है दुआ की है अल्लाह से कि एहतजाज दर्ज करा है संवैधानिक तौर पर, और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह उनको अकल दे और समझ दे जो ये बिल लेके आ रहे हैं, कि इस बिल को ना लेके आएँ और जिस तरह से हमारा मुल्क अमन शांति और भाईचारे के साथ चल रहा था उसी तरह से चलता रहे। और प्रदेश की सरकार के लिए इसलिए कि प्रदेश की सरकार हमारे साथ जो गैर संविधानिक कार्य कर रही है, हमारे मदरसों को, मदारिस को, तमाम मदरसों को बंद करने की एक मुहिम चला रखी है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ हम लोगों ने जुमा की नमाज अदा की। और तो वहीं उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ शाखा जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग के तहत आदिशाही अभियंता जल संस्थान को 10 अक्टूबर 2024 को मुख्य महाप्रबंधन महोदया उत्तराखंड जल संस्थान नेहरू कॉलोनी देहरादून के साथ श्रमिक पक्ष एवं प्रबंधन पक्ष के मध्य 15 बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ था, जिसका पालन दिसंबर 2024 में सभी डिवीजनों में लागू होना था। लेकिन इस संबंध में देवप्रयाग शाखा श्रमिक लाइन मैन वॉलमेंट श्रमिकों के आदिशासी अभियंता देवप्रयाग एवं सहायक अभियंता कीर्तिनगर में कई बार मौखिक एवं लिखित न भेजा गया। वहीं श्रम मानकों के तहत 25% वेतन एवं एक मुक्त एरियल की राशि का भुगतान समझौते की शर्तों में के अनुसार करने को कहा, लेकिन बार बार झूठा आश्वासन मिलने पर जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन को एक पत्र अधिशासी अभियंता देवप्रयाग को दिया गया था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि बड़ा हुआ तो वेतन एवं एरियल का भुगतान अगर सभी योजनाओं के श्रमिकों को नहीं मिलता है तो श्रमिक से जल संस्थान अधिशासी अभियंता कार्यालय देवप्रयाग के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु बाधा होंगे। जल संस्थान डिवीजन देवप्रयाग में श्रमिक मार्च से करेंगे। श्रमिक हैं जो पंपिंग प्लांटों में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक तो एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी। तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। दूसरा इनका ये था कि जो संचालन के हैं जो रखे जाने हैं ऑपरेटर वगैरह, तो उनका भी हम नए टेंडर से कर रहे हैं। उसमें टेंडर हमने जारी कर, मतलब टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें। तो वो भी जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसमें भी जो नियमानुसार भुगतान दिया होगा आगे। कि आप जन जन तक हमारी इन समस्याओं को ले जाते हैं और उनका विभाग के द्वारा उसके बाद उसका निवारण किया जाता है। और आज 27 मार्च को हमारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, जबकि पूर्व में हमारी जो अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी और एक समझौता किया गया था यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय एवं श्रम मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था। हम जो श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं सूद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, हमारी वही मांगे थी कि जो भाई कहीं वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ESI नहीं मिल रहा है, कहीं EPF जमा नहीं हो पा रहा है। तो कई प्रकार की विसंगतियाँ थी और इसी के लिए हम यहाँ पे बैठे थे।
देखो, आश्वासन तो अभी हमें लिखित में नहीं मिला है, लेकिन अभी एक्शन साहब के टेबल पे वार्ता हुई है कि अभी अगर हमें लिखित में आश्वासन मिलता है कि भाई 15 अप्रैल से पहले आप लोगों का जो एरियर भुगतान है, कई प्रकार की विसंगतियां हैं, अगर वो पूरी हो जाती हैं तो हम अपना धरना तोड़ने के लिए। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इन श्रमिकों की समस्याओं को आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि जो 1 अप्रैल 2024 से जो श्रम मानकों के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए था, इस संबंध में हमारा पिछले वर्ष 2024 में अक्टूबर में एक समझौता हुआ था मुख्य महाप्रबंधक देहरादून के पास यहाँ, इससे 15 बिंदुओं में समझौता हुआ था। उसमें ये भी था कि 1 अप्रैल से 2024 से वर्तमान समय तक नई दरों पे वेतन का भुगतान होगा, और उसमें जो कुछ हमारे वायरमैन लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन से दूर रखा गया था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ वो कड़ी बन करके जुड़े हुए हो जो कड़ी कभी भी हमसे दूर नहीं हो पाएगी। और अकस्मात ऐसे होता है कि जो हमारे यहाँ पे शाखा लेवल में जो अधिशासी अभियंता जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का एक रहता है कि इनको मना देते हैं और ये कर देंगे, परंतु आने वाले टाइम में अगर जो ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो 16 तारीख के लिए हम तैयार हैं। और मैं तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस डिवीज़न में आकर के ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि हाँ धरना क्या होता है। बारे में और जो हमारा बड़ा हुआ वेतन था उसमें कुछ एरियर बचा हुआ था, उसका 15 तारीख तक एक्शन साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है। 15 तारीख को तक दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता तो हम 16 तारीख को फिर यहाँ पर बैठेंगे। और जितनी हमारी मांगे थी फिलहाल 15 तारीख तक सभी मान ली गई हैं और उन पर सहमति बन गई है। अभी लिखित कार्रवाई हो रही है, पूरी हो जाएगी। 8 साल हो गया हमसे नहीं हुआ सुन अब तनख्वाह हमसे टाइम से मतलब कबर 2 महीना गैप कर दम, कबर 4 महीने, कभी हमसे 5 महीना दिन तो कभी 4 महीने, फिर 2 महीना छोड़ क्या काम चला हमसे ना 32 रुपये रोज हमको नहीं। सुबह 8:30 बजे मेरी ड्यूटी जाना है और 1 बजूंगा मैं पानी काम क्या था ये कि काम है ये जाने। तो वहीं हरिद्वार के एसएसपी प्रेमचंद सिंह डोभाल ने कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मालखाना, शस्त्रागार और लॉकअप और कार्यालय अभिलेखों की जांच की गई और बेहतर रखरखाव के निर्देश भी दिए गए। एसएसपी ने सालमी गार्ड के ड्रिल में से प्रभावित होकर इनाम भी दिया। तो वहीं इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने के मालखाना इंचार्ज, सफाई कर्मचारी, होम गार्ड और ग्राम चौकीदार को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा बरामद किए गए 15 मोबाइल उनके स्वामियों को लौटाए गए। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने सीआईएसएफ भर्ती परीक्षा 2023 में फर्जी तरीके से लिखित परीक्षा देने वाले हरियाणा निवासी रजत को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी 2 साल से फरार था और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में रजत ने यह भी स्वीकार किया कि परीक्षा देने के बदले उसे 5.5 लाख रुपए मिले थे। इस मामले में सीआईएसएफ डिप्टी कमांडर ओमवीर सिंह की शिकायत पर रानीपुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े के संबंध में पहले ही एक आरोपी बुधराज को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन रजत अब तक पुलिस से बचकर फरार था। पुलिस ने अब उसे पकड़ा और इस घोटाले का खुलासा किया है और मामले की जांच जारी है। तो वहीं देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की अलग अलग घटनाओं का खुलासा करते हुए एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 4 चोरी के दुपहिया वाहन, 1 मोटरसाइकिल और 3 आपको बताते जो एक्टिवा बरामद हुए हैं। वहीं अभियुक्त ने नई गाड़ियों को चलाने के शौक को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक चोरी और अन्य अपराधों के मामले पंजीकृत हैं। तो
वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के चंडी चौक स्थित पुल पर पिकअप और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। बता दें कि प्राइवेट नंबर की कार ने लगातार हूटर बजाते हुए गलत तरीके से ओवरटेक किया। वहीं इसी लापरवाही के कारण ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद पुल पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश जारी है। लापरवाह ड्राइवर की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।